हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के बारे में। तो इसके बाद जो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 6 का, तो यहाँ पे वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे उसको। तो चलिए हम लोग देखें कि जो हमारा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसमें लास्ट चैप्टर क्या है। तो इसमें है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, तो इससे रिलेटेड लौ स्तंभ से रिलेटेड जो मरुत्सामी ना मरुत्सामी एक लड़का है, तो और यहाँ पे जो लौ स्तंभ है, तो ये ऐसे ही जनरली हर चैप्टर में एक कहानी दिया जाता है जिसके ज़रिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या बोला है। तो यहाँ पे दिया है धातु विज्ञान। ठीक है, धातु विज्ञान दिया है। तो फिर इसमें प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। ठीक है, जो हड़प्पावासी थे वो कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबी के धातु कर्म की जानकारी थी। ठीक है, जो तांबे के धातु थे ये उनकी वहाँ पे उनको जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको चैप्टर 2 में देखा था, हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में, कि जो सिंधुवासी होते हैं, हड़प्पावासी होते हैं, सॉरी, जो हड़प्पावासी होते हैं उन्होंने ही कांसे का इस्तेमाल पहले किया था। ठीक है, कांसे जो धातु थे उसको टीन और तांबे से मिलाकर बनाया गया था। और तो जो हड़प्पा सभ्यता थे उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी जानते थे। तो इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, चैप्टर 2 में। ठीक है, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। ठीक है, और जो ये हड़प्पा सभ्यता थे उसके जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए, तो कौन आए यहाँ पे, तो वो थे उत्तर वैदिक काल वाला काल। ठीक है, उत्तर वैदिक वाला काल, तो वहाँ पे लोहे का प्रयोग करने लगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या का प्रयोग किए थे, तो उसमें कांसे का उपयोग किए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए उत्तर वैदिक काल में, तो उन्होंने लोहे का प्रयोग यहाँ पे किया था। ठीक है, फिर उसके बाद भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, जो कि एक लोहे का एक विकसित किस्म है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे लोहे का निर्माण करता था, अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का। ठीक है, तो वो कौन कौन सा था विकसित किस्म का लोहा, तो वो था खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो ये सब लोहे के बारे में यहाँ पे जानकारी थी। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे लौ स्तंभ बोला गया। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी में बताया गया था लौ स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब लौ स्तंभ देखते हैं कि क्या है। तो जो लौ स्तंभ है वो महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौ स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और जो ये लौ स्तंभ है वो कहाँ पे है, तो वह महरौली महरौली जो कि दिल्ली में है वहाँ पे स्थित है, जो कि कहाँ पे है, और कुतुब मीनार के परिसर में। जहाँ पे कुतुब मीनार है तो उसका जो परिसर है उसी में ही इसको लौह स्तंभ को भी वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और तो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। ठीक है, और जो इसका वजन है वो कितना है, तो इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि जो लौह स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है और उसका वजन कितना है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो लौह स्तंभ है वो महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ठीक है, जो ये लौह स्तंभ है वो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो महरौली में, जहाँ पे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के परिसर में ही लौह स्तंभ भी, इसको भी वहीं पे बनाया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है लौह स्तंभ। ठीक है,
तो फिर यहाँ पे बताया गया है इसका निर्माण, ठीक है, जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, ठीक है। और जो इसका निर्माण कब हुआ था, लौह स्तंभ का निर्माण, तो वो हुआ था 1500 साल पहले। और फिर उसके बाद इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, ठीक है, जो हम लोगों ने गुप्त वंश पिछले चैप्टर में देखे थे, चैप्टर 10 में, तो उसमें के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। और जो ये लौह स्तंभ है वो 1500 साल पहले का बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी बहुत खास बात है लौह स्तंभ की कि इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगा है, ठीक है। और जो ये लौह स्तंभ है उसका निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1500 साल पहले। और फिर जो ये लौह स्तंभ है उसमें एक अभिलेख भी खुदा गया है, ठीक है, जिसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र हुआ है। तो जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड था वो शासक, तो वह कौन था वह शासक, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से उसको जानते हैं। जो ये चंद्र नाम के यहाँ पे शासक का जिक्र हुआ है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ठीक है। तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने बता दिया था, लेकिन इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ही देखते हैं इसको। तो कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7.2 मीटर, ठीक है, उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 1500 साल पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लौह स्तंभ कहाँ से मिली है, ठीक है, तो यह लौह स्तंभ कहाँ से मिली है, तो ये है दिल्ली से, दिल्ली की महरौली से मिला है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं लौह स्तंभ के बाद। तो यहाँ पे ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ये देखने वाले हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शिल्पकारों की, जो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप, ठीक है, यहाँ पे स्तूप आया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि स्तूप होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्तूप क्या है, कि जो वास्तुकला का एक नमूना है, ठीक है, वास्तुकला का एक नमूना है, या तो जो स्तूप है वो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर जो संरचना बनी है उसे स्तूप कहा जाता है, ठीक है। या तो ये वास्तुकला का एक नमूना है, यानी कि जो उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर जो संरचना बनी हुई है उसे स्तूप बोला जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोले या कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे, ठीक है। तो स्तूप इसमें कैसे कैसे होते थे, वो किस किस आकार के होते थे, तो कभी गोले या तो लंबे होते थे, तो कभी बड़े या तो छोटे होते थे, ठीक है। तो इस टाइप के आकार के स्तूप होते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों को भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, ठीक है। तो जो स्तूप रहता था उसका आकार जैसे भी रहे, चाहे गोला हो, चाहे लंबा हो, या बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी रहो, लेकिन उसके जो अंदर का रहता था, जो स्तूप के भीतर में एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, ठीक है, स्तूप के भीतर में एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। तो वे प्रायः सामान्य होती थी, उसमें समानता होती थी, ठीक है। उन सब में एक ही जैसे डिब्बे रखे होते थे, एक ही प्रकार के। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के ये रखे होते, ठीक है। और उन डिब्बों में क्या रखा जाता था, तो उन डिब्बों में
बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या तो उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा कोई सिक्के, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, उसको धातु मंजूषा कहा जाता था। ठीक है, जो ये डिब्बा होता था, ठीक है, उस डिब्बे में तो ये बुद्ध या तो उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या तो उसके द्वारा कोई भी चीज़ प्रयुक्त की गई थी, जैसे कि कोई कीमती पत्थर या तो कोई सिक्के, तो वो सब चीज़ को इसमें वो उस सब चीज़ को यहाँ पे धातु मंजूषा कहा जाता था। ठीक है, ये सबको। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। तो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, बाद में टीले को ईंटों से ढका गया और फिर बाद के काल में उस गुदमनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढका गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे पहला स्तूप है वो तो पहले मिट्टी से बनाए गए, फिर इसके बाद ईंटों से बनाए गए, फिर उसके बाद फिर पत्थर से बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के मिले हैं। ठीक है, मिट्टी से और ईंट से तो पत्थर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। ठीक है, और जो ये स्तूप होते थे, ठीक है, ये स्तूप है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना होता था। ठीक है, ये स्तूप है, उसके चारों ओर ये वृत्ताकार पथ बना हुआ है, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, और जो ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था। तो उसको क्या बोला जाता था? तो उसको, जो ये रेलिंग है, उसको वेदिका कहा जाता था। ठीक है, और जो ये वेदिका होते हैं उसी में ही प्रवेश द्वार बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये रेलिंग है, ये वेदिका है, तो यहीं से ही प्रवेश द्वार ऐसे बनाए गए हैं। तो रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। ठीक है, और जो ये रेलिंग है वो मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। उसके साथ साथ जो तोरण है, तो तोरण इसमें प्रवेश द्वार को ही कहा गया है। ठीक है, तोरण प्रवेश द्वार को ही कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो स्तूप है उसके चारों ओर तो एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। फिर उसके चारों ओर रेलिंग से घेर दिया जाता है उसके चारों ओर को, जिसे क्या कहा जाता है? वेदिका। फिर जो वेदिका होती है उसी में ही एक तो प्रवेश द्वार बने होते हैं, और उसको रेलिंग या तो जो तोरण रहता है उसकी प्रायः मूर्तिकला एवं की सुंदर कलाकृतियों से इसको सजा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ। और फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? तो प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको वेदिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ, जो कि कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, जो कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो फिर यहाँ पे एक जगह उसके बारे में और डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे मानचित्र चयन में अमरावती ढूंढने के लिए बोले। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो अमरावती है वो एक नगर है, तो यहाँ भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। तो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो अमरावती है वो कहाँ पे है। ये अमरावती है, जिसको यहाँ पे ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, जो इस टाइम में कुछ हिंदू मंदिर भी थे जिनका निर्माण किया गया था। तो इन मंदिरों में
विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, और जो ये मंदिर होते थे उसमें किसकी पूजा होती थी? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवता की पूजा होती थी। तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। तो गर्भगृह किसे बोला जाता है? जहाँ पे मुख्य देवी या तो जो देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, जो मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसको ही गर्भगृह बोला जाता है, जो कि मंदिरों की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग होती है। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, और जो ये गर्भगृह होता है तो वहीं पे ही जो पुरोहित रहता है वह धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त वहाँ पे पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, ठीक है, और जो गर्भगृह है उसको एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। तो इसको एक पवित्र स्थान दिखाने के लिए यहाँ पे एक भीतर गांव, ठीक है, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर की काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भीतर गांव बोला है, तो भीतर गांव एक क्या है? भीतर गांव तो ये गुप्त काल का एक मंदिर है। ठीक है, भीतर गांव क्या है? तो ये गुप्त काल का एक मंदिर है। जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचे तक निर्माण किए जाते थे, जिसको शिखर कहा जाता था। तो इसमें अब देखते हैं कि शिखर, यहाँ पे शिखर क्या है? तो गुप्त काल मंदिरों की विशेषता होती थी। ठीक है, जो गुप्त काल में जो मंदिर होते थे उसकी विशेषता होती थी, या फिर तो ये कह सकते हैं कि जो नागर शैली मंदिरों होती थी उसकी विशेषता, ठीक है, उसकी विशेषता शिखर होती थी। जो नागर शैली मंदिरों की विशेषता वो शिखर होती थी। तो वहाँ पे गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था। जो शिखर होता था उसको गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर में गर्भगृह है, तो ये ऊपर में जो ये शिखर बनाए गए हैं तो यही है शिखर, जिसको गर्भगृह के ऊपर में बनाया जाता है, ताकि दूर से ही किसी इंसान को पता चल सके कि यहाँ पे गर्भगृह कहाँ पे है। जो ये मंदिर है वहाँ पे गर्भगृह कहाँ पे है, जिससे जहाँ पे वो शिखर बना रहता है उससे पता चल जाता है कि गर्भगृह हाँ यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी, और जो शिखर का निर्माण किया जाता था उसके लिए सावधानी से यहाँ पे योजना बनानी पड़ती थी कि इस शिखर का निर्माण कैसे किया जाए, ये सब चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतर मंदिरों में मंडप, ठीक है, मंडप, तो फिर यहाँ पे मंडप आया है, मंडप शब्द। तो ये मंडप शब्द होता क्या है ये देखते हैं। तो जो मंडप है वो सभागार होता है। ठीक है, मंडप है वो एक सभागार होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। तो यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखे थे, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हम लोग यहाँ पे देखे थे? तो ये है मंडप, शिखर, ठीक है, और यहाँ पे एक ये भीतर गांव देखे हैं जो कि एक मंदिर है। ठीक है, गुप्त काल का मंदिर है, और ये एक गर्भगृह है। तो यहाँ पे एक कुछ वर्ड यहाँ पे देखे हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद मानचित्र 7 में जो अभी हम लोगों ने मैप देखे थे उसमें एक महाबलीपुरम और एहोल, ये जो महाबलीपुरम है और येहोल है उसको ढूंढने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने एहोल के बारे में देखे थे कि जो चालुक्य होते थे ये उनकी राजधानी थी एहोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए बोला, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग मैप में। ठीक है, तो ये है हमारा एहोल, ये जो कि यहाँ पे डिनोट किया गया है चालुक्य करके, जो कि चालुक्यों की राजधानी थी, और ये है महाबलीपुरम। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग पीछे अपने जहाँ पे थे वहाँ पे चलते हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। जो यहाँ पे महाबलीपुरम और एहोल है, तो जो ये शहर है उसमें पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें से कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये एक मंदिर है, ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो फिर ऐसे यहाँ पे सांची का महान स्तूप, ठीक है,
तो ये जो सांची का महान स्तूप है इसको हम लोगों ने चैप्टर 9 में भी देखा था, बस ये स्तूप के बारे में ही देखे थे जो कि एक मध्य प्रदेश में है, बस ऐसा ही रीड किए थे वहाँ पे। तो एक सांची का महान स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा, ठीक है। और जो ये स्तूप होते हैं उसका निर्माण का कार्य कई सालों तक चलता रहता है, ठीक है। तो इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है और जो रेलिंग और प्रवेश द्वार है वो बाद के शासकों के काल में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सांची का जो महान स्तूप है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या वो सही है गलत है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। तो जो ये इसका निर्माण है वो कई सालों तक चलता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट मान के चल सकते हैं। और फिर यहाँ पे मान के चल इसका सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि जो ये स्तूप होता है वो प्रायः ईंटों का प्रयोग करके अशोक के ज़माने में बनाया गया है, ठीक है। ये उसका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। और इसका थर्ड स्टेटमेंट ये जो रेलिंग और प्रवेश द्वार है क्या वो अशोक के शासनकाल में जोड़े गए थे, तो नहीं, ये अशोक के शासनकाल के बाद में जोड़े गए थे, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक और यहाँ पे मंदिर दिए हैं, आरंभिक मंदिर जो कि भीतर गांव का है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, तो ये उसके बारे में दिया है। तो जो भीतर गांव का ये मंदिर है वो 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। तो ये मंदिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि भीतर गाँव का है। और ये ऊपर यहाँ पे जो दाएं ऊपर है वो महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है, ठीक है, महाबलीपुरम है तो वहाँ का एकाश्मिक मंदिर है। तो ये एकाश्मिक मंदिर क्या होता है, ठीक है, सुनने में कुछ अलग लग रहा है, पहले पहले ये एकाश्मिक मंदिर ऐसा एकाश्मिक वर्ड सुन रहे हैं ऐसा टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो एकाश्मिक मंदिर है वो होता क्या है। तो जो यहाँ पे एक ही पत्थरों को काट कर बनाया गया है, ठीक है, जो एक ही पत्थरों को काट कर बनाया गया है या तो एक ही पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एकाश्मिक मंदिर बोला है, ठीक है। एक ही पत्थरों को काट कर मंदिर बनाया जाता है या तो जो एक ही पहाड़ होते हैं उसको काट कर मंदिर बनाया जाता है, तो उसे ही एकाश्मिक मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, इनमें से कुछ मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। जो यहाँ पे ये मंदिर दिखाए गए हैं तो ये उसी की बात कर रही हैं, तो इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होती थी, ठीक है। और जो ये ईंटों से जो मंदिर बनाई जाती थी ये उनसे बिल्कुल अलग होती थी, ठीक है। जो एकाश्मिक मंदिर होते थे वो बिल्कुल अलग होती थी, तो यह बिल्कुल भिन्न होती थी। ईंट से बनी इमारत में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता था, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में बढ़ते हैं, ठीक है। और जो प्रायः ईंटों से मंदिर बनाया जाता है उसको प्रायः नीचे से ईंट को जोड़ते हुए उसको ऊपर तक लेके जाया जाता है। और जो यहाँ पे एकाश्मिक मंदिर होता है, एकाश्मिक मंदिर क्या होता है, तो उसको कोई भी चट्टान या तो पहाड़ रहता है उसको काट कर बनाया जाता है। तो जो ये चट्टान या तो जो पहाड़ रहते हैं उसको ऊपर से काटते हुए आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई भी समस्याएं होती है जिसके सामना करना पड़ता था यहाँ पे जो पत्थर काटने वाले रहते थे उनको, ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि दाएं एहोल का एक दुर्गा मंदिर है जो कि लगभग 14 साल पहले बनाया गया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं, ठीक है। तो पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ आरंभिक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, तो उसके
उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिससे आप लोग को बताना है कि वो रॉन्ग है, राइट है, या तो क्या है। ठीक है, तो उसमें है, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मंदिरों में गर्भगृह नाम के स्थान पर लोग एकत्र होते थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है मंदिरों में गर्भगृह नाम के स्थान पर लोग एकत्र होते थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, जो गर्भगृह है उसके काफ़ी ऊपर तक निर्माण किया जाता था, तो उसको शिखर कहा जाता था। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। जो गर्भगृह होता था उसके काफ़ी ऊपर तक निर्माण, ऊंचाई तक निर्माण किए जाते थे, जिसको शिखर कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, शिखर वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो मंदिरों में गर्भगृह नाम के स्थान पर, जो मंदिर में गर्भगृह नाम के जो स्थान होते थे वहाँ पे लोग एकत्र होते थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो मंदिरों में गर्भगृह नाम के स्थान होते थे वहाँ पे लोग एकत्र नहीं होते थे। वहाँ पे जो मंडप नाम के स्थान होते थे वहाँ पे लोग एकत्र होते थे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग है और ये वाला स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, जो गर्भगृह होता था उसके ऊपर में ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, उसको ही शिखर बोला जाता था। ठीक है, तो जो ये गर्भगृह है उसमें क्या है, तो गर्भगृह में ही जो होता है वो पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं गर्भगृह से रिलेटेड। ठीक है, तो गर्भगृह में क्या होता है, तो पुरोहित वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और वहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं, तो ये होता है गर्भगृह। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो ये स्तूप और जो मंदिर होते हैं वो यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं। तो उसको बनाने की प्रक्रिया में बहुत सी स्टेट आती है, बहुत सी अवस्था आती है। तो फिर इसमें जो ये बहुत सारी अवस्था आती है तो उसके लिए लागत भी अधिक होती है। ठीक है, लागत भी अधिक लगती है, जिसको जो आम लोग हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो उसको, ठीक है, आमतौर पर जो स्तूप या तो मंदिर होता था उसको आमतौर पर राजा या तो रानी इन्हीं के बनवाने का निश्चय करते थे। ठीक है, जो राजा या रानी होते थे तो उनके निश्चय के बाद ही इसको बनाया जाता था। ठीक है, जो स्तूप और मंदिर होते थे वो, और यहाँ पे एकदम ऐसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये उसका किस तरह बनाए जाते थे बस वो यहाँ पे ये बताया गया है, और बाकी नीचे इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाला शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्तूप होता है, जो मंदिर होता है, उसको निर्माण कराने में काफ़ी लागत आती थी। ठीक है, जिसको जो आम लोग रहते थे वो एफर्ट नहीं कर पाते थे, या तो कोई ज़मींदार जो भूस्वामी रहते थे, वो जो अच्छे खासे भूस्वामी रहते थे, उन लोग इसका निर्माण कराने के लिए शिल्पकारों को सारा खर्चा देते थे, या तो जो राजा रानी होते थे वो देते थे यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे जो इमारत की सजावटें की जाती थी, ठीक है, जो उपहार अपने साथ लाते थे उनमें से जो इमारत की सजावटें की जाती थी, ठीक है, जो स्तूप और मंदिर में जो भक्त आते थे वो अपने साथ उपहार के जो सामान लाते थे उसमें इमारत की सजावटी की जाती थी। जैसे कि उसमें हाथी के दांत, ठीक है, हाथी दांत का काम करने वाला श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकरण प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक उड़ीसा का जैन मठ है। ठीक है, ये उड़ीसा का जैन मठ है जिसको पहाड़ों को खोदकर 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक पहाड़ है जिसको खोदकर यहाँ पे 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। ठीक है, जो कि एक उड़ीसा का जैन मठ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कमरों के प्रवेश द्वारों को यहाँ पे ध्यान से देखने के लिए बोला है।
जो कमरे है उसके प्रवेश द्वार को ध्यान से देखने के लिए बोला है, क्योंकि इसी में ही जैन भिक्षु रहते थे और या तो ध्यान करते थे। ठीक है, और जो ये कमरे है, जो ये मठ है, उसी में ही जैन भिक्षु रहते थे और यहीं पे ही ध्यान करते थे। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कि नई दिल्ली में है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये चित्रकला में यहाँ पे क्या बोला है, तो चित्रकला में यहाँ पे एक अजंता नाम दिया गया है, तो इसको ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, मानचित्र में तो देखते हैं यहाँ पे अजंता कहाँ पे है, ये। ठीक है, तो ये है यहाँ पे अजंता। तो हम लोगों ने नॉर्मल जाहिर सी एक नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन है, जो हम लोग अजंता की गुफाएं वाले जो बात हम लोगों ने सुनी है, जो चैप्टर कहीं भी पढ़े हैं, तो ये वही अजंता है जहाँ पे कई गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, तो जो ये अजंता है वहीं से ही गुफा कला का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जो अजंता है वहीं से ही गुफा कला का साक्ष्य मिलता है। गुफा कला का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और जो ये ऐसे बहुत सा उस टाइम में, ठीक है, ऐसे कई गुफाएं खोदी गई थी, जो इनमें से ज़्यादातर किसके लिए बनाए गए थे, तो वो थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, जो ये गुफा बनाए गए थे वो ज़्यादातर किसके लिए बनाए गए थे, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो जो ये उसको फिर क्या बोलते थे, विहार बोलते थे। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, जहाँ पे वो रहते थे बौद्ध भिक्षु, तो उसे ही यहाँ पे विहार कहा गया है। तो फिर उसके बाद इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। जो ये चित्र दिख रहा है, ठीक है, जो ये चित्र दिखाया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसके रंग है वो 1500 साल बाद के बाद भी ये चमकदार ही है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, और जिसमें ये रंगाई का काम किया गया है वो पौधों तथा खनिजों से बनाया गया है, इसलिए इसका जो चमक है वो कम नहीं हुआ है। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। ठीक है, पुस्तकों की दुनिया में यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, तो पुस्तकों की दुनिया में जो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे महाकाव्य की रचना की गई है, उनमें से जो रचनाएं हैं उनमें स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। ठीक है, जो ये महागाथा है उसमें देवी देवता से जुड़े, ठीक है, वो तो देवी देवता से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ राजा महाराजाओं जो स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है महाकाव्य में। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, ठीक है, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिल्लप्पदिकारम, ठीक है, सिल्लप्पदिकारम एक ये तमिल महाकाव्य है सिल्लप्पदिकारम, जो कि इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना इलांगो नामक एक कवि ने की है। ठीक है, जो सिल्लप्पदिकारम एक तमिल काव्य है जो कि 1800 साल पहले लिखी गई थी, तो इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना इलांगो नामक एक कवि ने की थी। ठीक है, और तो जो ये सिल्लप्पदिकारम एक तमिल महाकाव्य है उसमें किसकी कहानी बताई गई है, उस महाकाव्य में किसकी कहानी बताई गई है, तो उसमें है कोवलन, ठीक है, कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, जो कोवलन नाम के एक व्यापारी है तो उसकी कहानी को इस सिल्लप्पदिकारम जो तमिल महाकाव्य है उसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो कहानी यहाँ पे क्या है, किससे रिलेटेड है। तो उसमें जो वह पुहार में रहता, ठीक है, और जो कोवलम था वो व्यापारी था, वो कहाँ पे रहता था, तो वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी, ठीक है, और जो कोवलम नाम के एक व्यापारी थे उसकी पत्नी कौन थी, कन्नगी, ठीक है, उसकी उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है,
उसकी पत्नी कौन थी? तो कन्नगी थी। और जो वो किससे प्रेम करने लगा था? तो वो माधवी नाम की एक नर्तकी थी जिससे वो प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कोवलन है और जो उसकी पत्नी कन्नगी है वो पुहार छोड़ के कहाँ चले गए? तो मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी, ठीक है, वहाँ पे पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। तो जब उन लोग मदुरई गए तो फिर वहाँ के जो पांड्य राजा थे तो उसके दरबार में एक जौहरी थे, उन्होंने कोवलन पर एक चोरी का झूठा आरोप लगाया था, जिसके कारण राजा ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। ठीक है, तो जो राजा ने उसको प्राण दंड दिया तो जो कन्नगी थी, जो कोवलन की पत्नी, ठीक है, जो कोवलन नाम की एक व्यापारी थी उसकी पत्नी कन्नगी थी, वो अभी भी वो अपने पति कोवलन से प्रेम करती थी और इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। ठीक है, जो उनके पति को प्राण दंड दिया उसके कारण वह दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, जो कन्नगी थी वह अपने पति के दुख और रोष से भर गई थी, फिर उसने जो मदुरई शहर था उसका विनाश कर डाला। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और महाकाव्य, ठीक है, एक और तमिल महाकाव्य बताया गया है, मणिमेखलाई। ठीक है, तो एक महाकाव्य यहाँ पे क्या बताया गया है, एक तमिल महाकाव्य तो शिल्लप्पदिकारम। ठीक है, शिल्लप्पदिकारम एक यहाँ पे तमिल महाकाव्य बताया। फिर यहाँ पे उसके बाद एक और तमिल महाकाव्य बताया गया है, मणिमेखलाई, जो कि करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। ठीक है, और जो ये सत्यनार है ये इसका पूरा नाम क्या है सत्यनार का? तो ये सत्यनार का पूरा नाम है शीतलय सत्यनार। ठीक है, सत्यनार का पूरा नाम क्या है? शीतलय सत्यनार। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ये मणिमेखलाई, ठीक है, जो मणिमेखलाई तमिल महाकाव्य लिखी गई है तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये किसकी कहानी है? जो कोवलन थी, जो कोवलन था एक व्यापारी, ठीक है, कोवलन और जो उसकी प्रेमिका थी माधवी, जो नर्तकी थी जिससे वह कोवलन था वह प्रेम करता था, तो वह कौन थी? माधवी, नर्तकी माधवी थी। ठीक है, तो जो कोवलन और माधवी है उनकी बेटी की कहानी है। तो इसमें मणिमेखलाई में किसकी कहानी है? तो उसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। ठीक है, जो कि ये रचना थी वो खो गई थी और फिर जो उसकी पांडुलिपि है वो दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हुई है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो जो ये तमिल महाकाव्य शिल्लप्पदिकारम है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो शिल्लप्पदिकारम की रचना किसने की थी? ठीक है, जो शिल्लप्पदिकारम है तो वो किस काल का एक साहित्य है? तो वो संगम काल का साहित्य है। ठीक है, जो शिल्लप्पदिकारम है वो संगम काल का साहित्य है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा रचना की गई थी? तो वह इलांगो नामक कवि के द्वारा रचना की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो कन्नगी की कहानी कहाँ मिलती है। जो कन्नगी है कोवलन नाम व्यापारी, तो उसकी कहानी कहाँ पे मिलती है? तो उसकी कहानी संगम काल में जो एक तमिल महाकाव्य थी, संगम काल के तमिल महाकाव्य शिल्लप्पदिकारम, तो वहाँ पे कन्नगी की कहानी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कन्नगी है और कोवलन है और माधवी है तो उसकी कहानी किस पुस्तक में मिलती है? तो वो है तमिल महाकाव्य शिल्लप्पदिकारम। ठीक है, तमिल महाकाव्य है शिल्लप्पदिकारम नाम की एक पुस्तक है, यहाँ पे मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे सत्यनार, तो ये सत्यनार का पूरा नाम मैंने यहाँ पे क्या बताया था? तो ये है शीतलय सत्यनार। ठीक है, जो कि एक और तमिल महाकाव्य है, उसमें मणिमेखलाई की रचना की है उन्होंने, जो किस पे बेस्ड है? कोवलन और माधवी की बेटी के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे अन्य लेखक जैसे कालिदास, ठीक है, कालिदास इसके बारे में हम लोग ने चैप्टर 10 में पढ़ा था, जो कि संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। तो कालिदास ने अपने एक प्रसिद्ध नाटक लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको भी उन्होंने संस्कृत में ही लिखा था, ठीक है। तो ये सब है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे शिल्पी दिकारम से लिया गया एक वर्णन है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। जो यहाँ पे जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ वहाँ पे वही डिस्कस करेंगे और ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी यहाँ पे स्किप करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ इतना याद रखते हैं कि जो मेघदूत है, ठीक है, मेघदूत के रचयिता कौन है, तो मेघदूत के रचयिता महर्षि कालिदास थे। बस यहाँ पे इतना ही याद रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण, ठीक है, इनमें पुराण, इसमें क्या शामिल थे, पुराण। पुराण एक शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या तो पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या तो पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी कहानी है, ठीक है। तो जो पुराण है, तो वो पुराण क्या है, उसमें विष्णु, शिव, पार्वती और दुर्गा जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ इसमें लिखी गई है पुराण में, ठीक है। तो पुराण वो है। और फिर उसके साथ साथ जो यहाँ पे देवी देवताओं से जुड़ी कहानी है, उसके साथ साथ इसमें देवी देवता की पूजा की विधि भी दी गई है। फिर इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई है, ठीक है। जो पुराण है उसमें सिर्फ देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ नहीं दी गई है, इसमें जो देवी देवताओं की पूजा की विधि है उसको भी दी गई है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो संसार की सृष्टि है उसके बारे में भी कहानी बताई गई है, और जो राजा होते थे उसके बारे में भी कहानियाँ बताई गई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो पुराण हैं वो किसमें लिखे गए हैं, तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे उन्हें सब सुन सके और समझ सके, ठीक है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो स्त्री और शूद्र होते थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाती थी, वे भी इसे सुन सकते थे। जो स्त्रियां और जो शूद्र होते थे वो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी उनको, और जो ये पुराण थे उनको ये सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने के लिए आते थे, ठीक है। और जो पुराण होते थे उसका पाठ पुजारी मंदिर में करते थे, और फिर जिससे आसपास के लोग उस पुराण को वहाँ पे सुनने के लिए मंदिर में आते थे। फिर यहाँ पे एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किसे वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो इसका आंसर क्या है, स्त्रियां तथा शूद्र, ये इसका आंसर है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप लोग इसको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं दो संस्कृत महाकाव्य, ठीक है। अब यहाँ पे दो और संस्कृत महाकाव्य है, तो वो कौन कौन से है, तो वो है महाभारत और रामायण, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो महाकाव्य महाभारत है और रामायण है वो लोगों के लिए लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय है ये। तो इसमें भी जो कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, जो महाभारत है और रामायण है, उनमें से कुछ बच्चे इसमें से परिचित होंगे ही। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, ठीक है। जो महाभारत है वो कहाँ से ली गई है, तो वो कौरव और पांडवों के जो बीच युद्ध हुआ था
तो ये उसकी कहानी लिखी गई है वहाँ पे महाभारत में। ठीक है, तो इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करनी थी। ठीक है, और जो ये महाभारत में जो बताया गया है कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध, तो इसमें जो कौरव और पांडव थे उसके बीच में यह युद्ध क्यों हुई थी, तो यह जो पुरुवंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर, तो यह उसकी गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, गद्दी प्राप्त के लिए यहाँ पे कौरव और पांडवों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुरुवंश थे उसके राजधानी क्या थी, तो जो पुरुवंश थी उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। और ठीक है, और हम जो महाभारत जिसके रूप में हम लोग इस कहानी को जानते हैं वह लगभग कब लिखी गई है, तो यह 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। ठीक है, और जो पुराण और महाभारत है उसको किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा संकलित किया गया था, तो व्यास नाम के एक ऋषि है जिसके द्वारा इसको संकलित किया गया था। ठीक है, तो महाभारत में ही भगवत गीता भी है। ठीक है, और महाभारत के अंदर ही भगवत गीता भी आती है, जिसके बारे में जैसे कि भगवत गीता के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था। तो जो उसमें भगवान कृष्ण होते हैं वो उसको, जो अर्जुन होते हैं उसको मार्ग प्रदर्शन करते हैं, तो इसके भगवत गीता में ये सब है। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। तो जो संस्कृत महाकाव्य है उसके नाम। ठीक है, जो संस्कृत महाकाव्य है वह कौन कौन से है, तो ये है महाभारत और रामायण। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद है यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं। तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ठीक है, और जो रामायण लिखा गया है तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो कौशल के राजकुमार राम। ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र के बारे में ये रामायण लिखी गई है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। ठीक है, जो उनके पिता दशरथ थे उन्होंने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। तो हम लोगों ने रामायण के बारे में तो सुना है, रामायण में क्या होता था, जो राम होते थे तो उनके पिता दशरथ थे वो उनको वनवास दे दिया, तो वह वन में रहने के लिए चले गए, और वन में ही जो उसकी पत्नी सीता थी उनको लंका के राजा जो रावण थे उन्होंने उसका अपहरण कर लिया था। ठीक है, फिर सीता को वापस पाने के लिए जो राम थे उन्होंने अनेक लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और वे विजय होकर फिर कौशल की राजधानी वहाँ पे अयोध्या सीता को लेके वहाँ पे लौटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। और फिर जो ये कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी अयोध्या थी, तो वहाँ पे लौटे थे। ठीक है, लड़ाई के बाद उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद वह कहाँ लौटे थे, तो वह अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। ठीक है, जिसकी महाभारत एक प्राचीन कहानी है वैसे ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया है। तो संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, और जो रामायण के लेखक है वो कौन है, तो वो वाल्मीकि है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। तो फिर ये बंदर राजा की कहानी, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं। फिर यहाँ पे है विज्ञान की पुस्तकें। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, तो ये हम देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। ठीक है, तो विज्ञान की पुस्तकें में यहाँ पे एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का नाम यहाँ पे आया है। तो जो आर्यभट्ट थे वो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, जो आर्यभट्ट थे वो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और जो आर्यभट्ट थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वह आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है, कौन सी भाषा में, तो वो है संस्कृत में। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है,
और जो ये आर्यभट्ट है उसने अपनी एक पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो पृथ्वी है उसमें दिन और रात कैसे होता है। तो जो पृथ्वी है उसमें दिन रात कैसे होता है, तो जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से यहाँ पे दिन और रात होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और रोज डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि निकाली है। ठीक है, जो वृत्त होती है उसकी परिधि होती है, तो उसको मापने के बारे में भी इन्होंने ही विधि निकाला है, और जो लगभग उतनी ही सही है। ठीक है, और जो कि लगभग सही भी है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। ठीक है, तो आज हम लोग वृत्त की परिधि के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2πr। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। फिर वहीं पे फिर और कुछ खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। तो वो कौन कौन थे, तो वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये कुछ और गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। जो आर्यभट्ट थे वह क्या थे, तो वो एक गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। और उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी, तो वह थी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की थी, जिन्होंने संस्कृत में लिखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं ये शून्य। तो जाहिर सी बात है हम लोग एक गाना इससे रिलेटेड जानते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो जो शून्य का आविष्कार हुआ है वो ये भारत से ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। फिर उसके बाद आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद के बारे में देखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। ठीक है, जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक थे। कौन कौन थे, तो वो एक चरक थे और दूसरा सुश्रुत थे। और तो जो चरक थे वो प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में रहे थे, और जो सुश्रुत है वो चौथी शताब्दी ईस्वी के हैं। ठीक है, जो चरक है वो प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी के हैं, और जो सुश्रुत है वो चौथी शताब्दी ईस्वी के हैं। तो चरक द्वारा रचित चरक संहिता अर्थशास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, तो चरक द्वारा कौन से अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी गई है, तो वो है चरक संहिता। और जो सुश्रुत थे तो उनके द्वारा सुश्रुत संहिता, जो कि एक शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सा की विधियों या विस्तृत का वर्णन करता है। ठीक है, जो चरक थे उनके द्वारा एक अर्थ औषधि शास्त्र पुस्तक लिखी गई है, चरक संहिता। और जो सुश्रुत थे उनके द्वारा शल्य चिकित्सक नामक एक पुस्तक लिखी गई है, सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे जो चरक थे वो मास्टर्स ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जो चरक थे वो मास्टर ऑफ मेडिसिन, कौन, चरक। ठीक है, चरक। और जो सुश्रुत थे वो मास्टर ऑफ सर्जन। तो ये सुश्रुत को मास्टर ऑफ सर्जन कहा जाता था, और जो चरक थे उनको मास्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं अन्यत्र। ठीक है, तो अन्यत्र में यहाँ पे क्या बताया गया है, तो अन्यत्र में एक कागज, तो इसमें कागज के बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना देखते हैं कि जो कागज है वो कब उसका आविष्कार हुआ है, और उसको किसने आविष्कार हुआ है, उसका आविष्कार कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे। तो जो कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, ठीक है, 1900 साल पहले हुआ था। तो एक काई लुन नामक व्यक्ति, ठीक है, काई लुन नामक व्यक्ति जो कि चीन के थे, उन्होंने किया था। ठीक है,
कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। ठीक है, पहले जो ये पेड़ की छाल होते थे और जो रेशा होते थे, पौधे की रेशा, और जो कपड़ा, रस्सियाँ, ये सब होते थे, उसको पीट पीट कर एक लुगदी बनाया। फिर उस लुगदी को पानी में भिगो दिया। फिर जो लुगदी है उसको दबाकर उससे पानी को निचोड़ दिया और फिर उसको सुखाकर उससे कागज़ बनाया गया। और जो आज भी इसको जो हाथ से कागज़ बनाए जाते हैं तो वे यही विधि का ही उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया कि कागज़ बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया। तो जाहिर सी बात है, जो चीन में कुछ चीज़ का आविष्कार होती है वो इतनी जल्दी यहाँ पे बाहर नहीं आती है, उसके बारे में जानकारी जल्दी प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो कागज़ बनाने की जो टेक्निक थे उसको भी उन्होंने छुपा के ही रखा था। तो करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। ठीक है, तो 1400 साल पहले इसके बारे में पता चला था। फिर उसके बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल बाद यह बगदाद में पहुंची। फिर इसके बाद यह फैलते फैलते चला गया। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे वर्ड आए हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये स्तूप, इसको स्तूप के बारे में भी हम लोगों ने देखा है, मंदिर के बारे में भी हम लोग ने देखा है, चित्रकला का भी देखा है, महाकाव्य का भी देखा है, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े हैं। और फिर इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो स्तूप निर्माण की शुरुआत हुई थी वह 2300 साल पहले थी। जो और अमरावती है, ठीक है, जो अमरावती नगर है तो वह 2000 साल पहले है। ठीक है, जो अमरावती है उसकी बात कब की है, तो 2000 साल पहले की है। और जो कालिदास है वो 1600 साल पहले के हैं। ठीक है, जो कालिदास थे वह यहाँ पे कब, उसकी बारे में जानकारी कब मिली थी, तो वो 1600 साल पहले उसकी जानकारी मिली थी। यहाँ पे उसके बारे में बताया है 1600 साल पहले। और जो लौ स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर और अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्टी, ये सब कब के हैं, तो ये 1500 साल पहले की ये सब चीज़ है। और जो दुर्गा मंदिर है वह कब मिला था, तो ये है 1400 साल पहले मिला था ये दुर्गा मंदिर। ये सब चीज़ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। तो फिर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करो। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो यहाँ पे जो स्तूप है वो किससे रिलेटेड है, शिखर किससे रिलेटेड है, मंडप किससे रिलेटेड है, गर्भगृह किससे रिलेटेड है, और प्रदक्षिणा पथ ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हम लोग जानते हैं जो स्तूप होता है वह क्या होता है, वो एक टीला होता है। ठीक है, तो ये टीला इसका आंसर है। और जो शिखर होता है, तो शिखर क्या होता है, तो जो गर्भगृह के ऊपर जो निर्माण किए जाते हैं, तो जो ऊपर में लंबाई में जो निर्माण किए जाते हैं वो शिखर होता है। ठीक है, तो ये शिखर का ये है, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। और जो मंडप होते हैं, ठीक है, तो मंडप क्या होते हैं, तो मंडप एक सभा कक्ष होता था। ठीक है, जिसमें जो लोग होते थे वो मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की एक जगह होती थी। ठीक है, मंडप जो यहाँ पे इकट्ठा होने की जगह होती थी। और जो गर्भगृह है तो वो क्या होती थी, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। ठीक है, गर्भगृह तो ये है। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, तो स्तूप के जो चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। ठीक है, जो ये लौह जो स्तूप है तो उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था, उसे ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। तो यहाँ पे खाली स्थान एक बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, तो कौन थे यहाँ पे बड़े गणितज्ञ, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, तो आर्यभट्ट के बारे में देखा था, जो कि गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट।
खाली स्थान में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती थी, तो हम लोग इसमें देवी देवताओं की कहानी कहाँ पे मिलती थी, तो वो पुराण में मिलती थी, ठीक है, पुराणों में मिलती थी। फिर उसके बाद खाली स्थान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तो संस्कृत रामायण का लेखक किसे माना जाता है, इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो कौन है, वाल्मीकि, ठीक है। फिर इसके बाद खाली स्थान और खाली स्थान दो तमिल महाकाव्य है। तो हम लोगों ने दो तमिल महाकाव्य कौन कौन से पढ़े हैं, तो है सिलप्पिदिकारम, ठीक है, सिलप्पिदिकारम, ठीक है। और कौन सा पढ़े थे, एक था मेखलई, ठीक है, और एक क्या था, मेखलई। तो ये दो तमिल महाकाव्य पढ़े थे हम लोगों ने। फिर इसके बाद और ये कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई तो उनकी सूची बनानी है। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर हमें एनसीईआरटी 6 में दिए गए थे। तो हमारा आज पूरा कंप्लीट हो गया क्लास 6 का एनसीईआरटी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में क्लास 7 का एनसीईआरटी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 7 के एनसीईआरटी में, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल भी नीचे में दिया गया है, तो ये उसमें अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो ठीक है।